वेलकम टू शाइगान लर्निंग फोरम। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाकोमा। ग्लाकोमा हमारी आंख की वो बीमारी है कि जिसमें आई के अंदर मौजूद इंट्राऑकुलर प्रेशर मुसलसल इंक्रीज़ होता है, जिसके मुसलसल इंक्रीज़ होने की वजह से या इंट्राऑकुलर हाइपरटेंशन मुसलसल होने की वजह से प्रोग्रेसिवली जो नर्व डैमेजिंग काज होती है और इस नर्व डैमेजिंग काज होने की वजह से ये बीमारी जो है फाइनली लीड करती है टुवर्ड द ब्लाइंडनेस, जिसमें मुकम्मल बेनाई ख़त्म होने के चांसेस होते हैं या मुकम्मल पेशेंट की जो बेनाई वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। ग्लाकोमा को स्टडी करने के लिए हम डिस्कस करेंगे बेसिकली दो फ्लूइड्स जो आई के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आई के अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो आई में बेसिकली दो सेगमेंट्स होते हैं, एंटीरियर सेगमेंट जो कि फ्रंट आई की कहलाता है और पोस्टीरियर सेगमेंट। इस एंटीरियर सेगमेंट में फिर बेसिकली दो किस्म के चैम्बर्स पाए जाते हैं। एक कहलाता है एंटीरियर चैम्बर जो कि बेसिकली कॉर्निया और आइरिस के दरमियान, आइरिस और कॉर्निया के दरमियान जो जगह होती है उसको एंटीरियर चैम्बर कहा जाता है, और आइरिस और लेंस के दरमियान जो जगह है बेसिकली उसको पोस्टीरियर चैम्बर कहा जाता है। तो इस एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर को हम देखेंगे। इसके अलावा आई के अंदर एक और फ्लूइड पाया जाता है जिसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, जो कि एक जेलेटिनियस फ्लूइड है। और ये जेलेटिनियस फ्लूइड जो है इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये आई की पोजीशन को डिस्टेंडेड रखता है, जो आई बॉल है उसको मेंटेन रखता है। इसमें एक मखसूस किस्म का प्रेशर होता है और ये प्रेशर कहलाता है इंट्राऑकुलर प्रेशर। ये प्रेशर बेसिकली अगर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो तो ये आई जो है नॉर्मल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आई बॉल जो है वो इन शेप रहता है और बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी पोजीशन पर कायम रहते हैं। यहाँ पर जो एक और फ्लूइड होता है जो कि रिलीज़ होता है वो कहलाता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बेसिकली आई के जो अगर हम एंटीरियर सेगमेंट देखें तो एंटीरियर सेगमेंट में पोस्टीरियर चैम्बर जो है, जो बेसिकली आइरिस और लेंस के दरमियान का जो एरिया होता है जिसको कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। इस पोस्टीरियर चैम्बर में बेसिकली पाए जाते हैं सिलरी बॉडीज़। ये सिलरी बॉडीज़ जो हैं बेसिकली अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें तो सिलरी बॉडीज़ बेसिकली वो टिश्यू है या वो ऑर्गन है कि जिसके अंदर हाईली वेस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रोमा पाया जाता है। ये बेसिकली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है जो कि हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है और इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें, शेप देखें, तो यहाँ पर जो सिलरी बॉडीज़ हैं बेसिकली इसके ऊपर एक सेल्स की लेयर होती है जिसको कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये बेसिकली यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ज़्यादातर हमारे पास कैटाइन और एनाइंस, लाइक यहाँ पर क्लोराइड आइंस प्रोड्यूस होते हैं, ये यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। बाइकार्बोनेट आइंस यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बेसिकली सोडियम आइंस यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो एनाइन और कैटाइन की कंसंट्रेशन होने की वजह से बेसिकली यहाँ से वाटर को अट्रैक्ट किया जाता है। इसके अंदर वाटर होता है, तो वाटर और कैटाइन और एनाइन मिल के ये एक्वस ह्यूमर बनाते हैं। इस एक्वस ह्यूमर का क्या रोल होता है? एक्वस ह्यूमर बेसिकली एक वाटरी फ्लूइड है जो कि हमने कहा कि सिलरी बॉडीज से पोस्टीरियर चैम्बर में सिलरी बॉडीज से ये रिलीज़ होता है और ये यहाँ से रिलीज़ होने के बाद इसके अंदर मौजूद होते हैं, इस एक्वस ह्यूमर में मौजूद होते हैं ग्लूकोज, एस्कॉर्बिक एसिड, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स, जो कि बेसिकली आई के जो एंटीरियर सेगमेंट है या हम कहेंगे पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरा करती हैं, उनकी ग़िज़ाइयत को पूरा करती हैं। इनको ग्लूकोज, एस्कॉर्बिक एसिड, अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स वगैरह फराहम करती हैं। इसके अलावा इसका एक और रोल भी होता है कि जिस तरह विट्रस ह्यूमर आई के पोस्टीरियर सेगमेंट को इन शेप रखता है, आई बॉल को डिस्टेंडेड रखता है, इसी तरह एक्वस ह्यूमर भी एक प्रेशर बनाता है जिसकी वजह से आई का जो एंटीरियर सेगमेंट है या हम ये कहें कि एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में जितनी भी ऑर्गन्स हैं वो उनको इन पोजीशन रखता है इस प्रेशर की वजह से, और कार्निया और लेंस को भी एक प्रेशर फराहम करता है जिसकी वजह से हमारी आई का जो बॉल है वो कंप्लीट एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर में एक प्रेशर होने की वजह से ये आई बॉल जो है वो अपने इन शेप रहता है। इसके अलावा एक्वस ह्यूमर जो है ये पोस्टीरियर चैम्बर से जब रिलीज़ होता है
जिस तरह हमने कहा कि इसमें वाटर, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और स्कॉर्बिक एसिड पाए जाते हैं। तो ये न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरा करते हुए, इनकी ग़िज़ाइयत को पूरा करते हुए जब ये पोस्टीरियर चैम्बर से रिलीज़ होता है, और ये कितना रिलीज़ होता है, ये एवरी मिनट, ठीक है, 2.5 माइक्रोलीटर पर मिनट से ये प्रोड्यूस होता है। एवरी मिनट ये 2.5 माइक्रोलीटर ये प्रोड्यूस होता है। और आई में एंटीरियर जो चैम्बर है उसमें एवरी टाइम 0.3 ml जो है टोटल एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। तो अगर हम इससे देखें तो एवरी हावर ये जो एक्वस ह्यूमर है ये रिफ्रेश होता रहता है। कैसे रिफ्रेश होता है कि पोस्टीरियर चैम्बर से जब ये रिलीज़ होता है, ये एक्वस ह्यूमर जैसे ही ये पोस्टीरियर चैम्बर से रिलीज़ होता है तो ये आई के पोस्टीरियर चैम्बर से होता हुआ ये एंटीरियर चैम्बर की तरफ आता है और यहाँ से वॉश करता हुआ, आई को वॉश करता हुआ इसी तरह यहाँ से भी ये रिलीज़ होगा। जैसे ही पोस्टीरियर चैम्बर से रिलीज़ होता है ये आई के एंटीरियर चैम्बर की तरफ आता है और आई के एंटीरियर चैम्बर मीन्स कि कॉर्निया और आइरिस जहाँ पर मीट करते हैं, जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं एंगल पॉइंट। एंगल पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है जहाँ पर कॉर्निया और आइरिस आपस में जुड़ते हैं। इस एंगल पॉइंट के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो हम क्या कहेंगे कि एक्वस ह्यूमर जो है वो पोस्टीरियर चैम्बर में सिलरी बॉडी से रिलीज़ होता है और इन ऑर्गन्स की न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरा करता हुआ इन एरियाज़ को वॉश करते हुए ये इंटीरियर चैम्बर में मौजूद जो एंगल पॉइंट है वहाँ से ड्रेन आउट होता है। अब ये एंगल पॉइंट होता क्या है जहाँ से ये ड्रेन आउट होता है? एंगल पॉइंट बेसिकली एक कुछ टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है। जैसे कि अगर हम इस एंगल पॉइंट को यहाँ दिखाएं तो होता क्या है कि ये एक बेसिकली एक कैनाल होती है, ठीक है, ये एक ट्यूब है, यहाँ पर एक ट्यूब होती है जिसके ऊपर एक स्पंजी टिश्यू अटैच होता है और वो स्पंजी टिश्यू जो बेसिकली कहलाता है वो कहलाता है ट्रेबेकुलर मैशवर्क। तो सबसे पहले ये एक्वस ह्यूमर जो है ये ट्रेबेकुलर मैशवर्क में रिसीव होता है। ट्रेबेकुलर मैशवर्क जो है ये एक स्पंज की मानिंद है जो कि इस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही ये एब्जॉर्ब करता है तो इस स्पंजी जो मैशवर्क है उससे ये कहाँ जाता है एक कैनाल में जिसको कहते हैं कैनाल ऑफ श्लेम। ये कैनाल ऑफ श्लेम जो है ये बेसिकली फिर बाद में ये खुलते हैं कुछ कलेक्टर्स में ये खुलते हैं ये कैनाल ऑफ श्लेम। तो सबसे पहले एक्वस ह्यूमर रिसीव होता है ट्रेबेकुलर मैशवर्क में। ट्रेबेकुलर मैशवर्क से ये जाते हैं इस कैनाल में जिसको कैनाल ऑफ श्लेम कहते हैं। यहाँ कैनाल ऑफ श्लेम से ये जाते हैं कलेक्टर कैनाल्स में, चैनल्स में, और फिर यहाँ से फिर ये जाते हैं यूवी स्क्लेरल जो वेन्स हैं वहाँ स्क्लेरल वेन है वहाँ पर जाते हैं और उससे फिर जाते हैं लार्जर जो एक्स्ट्रा स्क्लेरल वेन्स हैं वहाँ पर ये रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये तो हो गई नॉर्मल एनाटमी। अब किसी भी वजह से यहाँ पर अगर 2.5 माइक्रोलीटर एवरी मिनट ये प्रोड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल डिमांड, इस इन ऑर्गन्स की न्यूट्रिशनल डिमांड के मुताबिक अगर ये 2.5 माइक्रोलीटर पर मिनट के हिसाब से अगर ये मुसलसल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन किसी भी वजह से अगर ये मैशवर्क जो हैं ये मैशवर्क किसी भी वजह से ये ब्लॉक हो जाए, अगर ये मैशवर्क ट्रेबेकुलर मैशवर्क जो हैं ये किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो यहाँ पर क्या होगा, एक्वस ह्यूमर जो है यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये प्रेशर जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो ये प्रेशर लगेगा लेंस के ऊपर और यहाँ से ये प्रेशर फॉरवर्ड होगा यहाँ पर जहाँ पर ऑलरेडी प्रेशर है 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो कि एक नॉर्मल प्रेशर है। तो ये प्रेशर जैसे ही यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पर ये जो IOP प्रेशर है ये भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये IOP प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा दैट लीड्स टू जाएगा जैसे 60 to 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो ये प्रेशर जो है ये लगना शुरू हो जाएगा इस रेटिना के ऊपर। और रेटिना बेसिकली हमारी हाईली स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर रॉड्स एंड कोन्स लगे होते हैं और यहाँ पर बेसिकली नर्व्स होते हैं और ये नर्व्स जो है ये नर्व्स फाइबर जो है ऑप्टिक नर्व फाइबर
इसके ऊपर कंटिन्यूसली जब इंट्राऑकुलर हाइपोटेंशन होती है तो यहाँ पर कंटिन्यूसली ये प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और जैसे ही प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या अबव हो जाना शुरू कर देता है तो यहाँ पर मौजूद जो नर्व टिश्यू हैं, जो बेसिकली रेटिना है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर जो है बेसिकली नर्व जो है उसको डैमेज कर रही होती है। जब ये प्रोग्रेसिवली आईओपी हाइपोटेंशन रहेगा तो प्रोग्रेसिवली नर्व डैमेजिंग होता रहेगा, दैट लीड्स टू बेसिकली ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो पेशेंट की जो बीनाई है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाने का ख़तरा होता है, चांसेस होते हैं। सो ये है बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड ग्लाकोमा, कि जिसमें हम कहेंगे कि ये हमारी आंख की वो बीमारी हुई जिसमें इंट्राऑकुलर हाइपरटेंशन होने की वजह से जो इंट्राऑकुलर जो आई के अंदर जो रेटिना होता है, जो नर्व होते हैं, वो प्रोग्रेसिवली डैमेज हो रहे होते हैं, और अगर इसको अनट्रीटेड या इसको ट्रीट ना किया जाए, इसको ऐसे ही छोड़ा जाए, तो ये मुकम्मल तौर पर बेनाई जाने का ख़तरा सबब बन सकती हैं, मुकम्मल तौर पर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो अल्टरनेटिव रूट्स भी अल्लाह ने हमारी आंख में रखे हुए हैं कि अगर फ़र्ज़ का ये ट्रेबेकुलर मैशवर्क जो है ये अगर ब्लॉक हो जाए किसी भी वजह से, जिस तरह हम अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली किन किन वजूहात से ये ब्लॉक हो सकती है, और ये ग्लाकोमा के बेसिकली कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2-3 इसके टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, इसकी डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर बेसिकली ये अगर ट्रेबेकुलर मैशवर्क सिर्फ यही ड्रेनेज सिस्टम है या कुछ और भी ड्रेनेज सिस्टम है, तो होता क्या है कि एक और भी अल्लाह ताला ने एक ड्रेनेज सिस्टम रखा हुआ है कि अगर ये ट्रेबेकुलर मैशवर्क कहीं पर ब्लॉक हो जाए तो होता क्या है कि यहाँ पर जो है बेसिकली इस सिलियरी बॉडीज़ के ऊपर यहाँ पर भी एक मैशवर्क होता है, और यहाँ पर ये जो बेसिकली हमारे एक्वस ह्यूमर है ये अपना रूट चेंज कर देते हैं और यहाँ से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं अगेन इनटू द सिलियरी बॉडीज़। ये सिलियरी बॉडीज़ से एब्जॉर्ब होकर यहाँ पर आते हैं कोराइड एरिया में, और यहाँ पर कोराइड से फिर ये बेसिकली इंटर होते हैं हमारे जो वेनस सिस्टम है, तो वहाँ पर होते हैं। ये बेसिकली 10 to 12 या 15% या 20% ये रूट इख्तियार करते हैं। लेकिन अगर ये बेसिकली कंप्लीट ब्लॉक हो जाए तो यहाँ पर ये इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बल्कि इंट्राऑकुलर हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाती है। और अगर ये मुसलसल होती रहे तो यहाँ पर प्रोग्रेसिवली नर्व डैमेज होता है, जिसको बेसिकली कहते हैं ग्लाकोमा। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लाकोमा के सिम्टम्स देखेंगे कि बेसिकली अगर ग्लाकोमा हो जाए तो क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे डायग्नोस करना है, और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।